इससे एक से दो सवाल आ जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप कॉपी पेन लेके इसको लिखते रहो तो ट्रस्ट मी, कोई फॉर्मूले आते हैं तो भाई आपने सीरियसली पढ़ाई करी, और नहीं आते तो सीखो, क्या दिक्कत है। आगे चलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने पिछले बारी पहला वीडियो दिया था करंट का, जो कि बहुत स्कोरिंग है, जिसमें लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, जो एक्चुअली में थोड़ा टेक्निकली छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज़्यादा है। लेकिन फॉर्मूले ज़्यादा की टेंशन मतलब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैट से इंस्पायर होता है। मतलब आप मेरी बात समझ जाओगे, जैसा इलेक्ट्रोस्टैट है वैसे ही ग्रेविटेशन है, कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया भी, चैप्टर छोटा है, थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा होंगे लेकिन इतने नहीं है, और इससे 1 से 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे क्वेश्चंस की वेटेज कैलकुलेट करी तो कुछ 6-7% आती है, मतलब 4% का मतलब एक क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 करने हैं, 4% का मतलब एक क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। 25 में से एक क्वेश्चन 4% है, तो लगभग इसकी 6% के आसपास जनरल वेटेज आती है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 2 क्वेश्चन आ गए और आपको ग्रेविटेशन आता है तो आपकी मौज आ गई। ठीक है बच्चों, अब काफ़ी हॉट टॉपिक है, ऐसे आप छुएगा तो आग सी लग जाएगी। ठीक है, चलो भाई। तो जैसा कि हमारा टैग लाइन है कि हम इसमें बहुत अच्छी रिवीजन कराते हैं। ठीक है, द बेस्ट पॉसिबल रिवीजन, इसीलिए बिल्कुल धांसू रिवीजन कराएंगे अपन, और टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स, और ये सारा कुछ आपको नीचे लिंक में या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप कॉपी पेन लेके इसको लिखते रहो तो ट्रस्ट मी, इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि यार ऐसे नोट्स तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप उसको लिख लो अपने हाथों से तो फॉर्मूले याद रहेंगे, और फिर हैंड टू हैंड सवाल सॉल्व करो तो ही असली मजा आएगा। ठीक है बच्चों, और देखते रहना, अगर किसी पेज पे आपके सारे फॉर्मूले आते थे तो यू नीड टू बी हैप्पी कि आपको सब कुछ आता है, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो सही लो, लेकिन अगर आपको आते हैं तो मतलब आप औसम करके आए हो, अब तक आगे भी औसम करोगे। 2 पॉइंट मासेस अगर m1 m2 है तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो gm1 m2/r² होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm1 m2/r होती है, माइनस ध्यान रखना, माइनस हमेशा होता है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो फोर्स बाय मास होता है, लेकिन फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन भी होता है, तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ ही रहे हो, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी कारण आएगी ना। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको छोटे जी से भी दिखा देते हैं। ये सिंपली gm/r² होगा। एक्चुअली देखो, जैसे मान लो एक मास m1 एक m2 है, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होगा तो एक मास कट जाएगा। ठीक है, तो gm/r² होता है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है, तो ये सिंपल इस फॉर्मूले से एक मास गया माइनस gm/r हो गया। ये फॉर्मूले आपको पता होंगे तो नीचे एक थम्स अप लिखते रहना, और जिसको सारे फॉर्मूले पता है वो नीचे लिखना, सर मुझे सारे फॉर्मूले पता था, मैं एकदम चीता इंसान हूँ। ठीक है बच्चों, या मैं एकदम चीती हूँ। ठीक है भाई, अगला एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ अंदर से लेकर बाहर तक। बाहर के लिए अपन सारा मास सेंटर पर रख सकते हैं। अगर सारा मास सेंटर पर रखा तो पोटेंशियल माइनस gm/, और जो जी की वैल्यू मैं उसको g' बोल देता हूँ। जनरली जी को, छोटे जी को सरफेस पे जी बोलते हैं, तो जो g' है वो gm/r² होगा। सारा मास यहाँ रख दिया, सिंपल वही फॉर्मूला। अगर मैं अंदर हूँ तो अंदर g' की जो वैल्यू होती है gm/r³ होती है, जहाँ पे r सेंटर से दूरी, r इसका टोटल रेडियस है। पोटेंशियल की वैल्यू, ये थोड़ा गंदा सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ठीक से देख लेना, माइनस gm/2r 3 - r²/r², ये थोड़ा गंदा फॉर्मूला है, यही सबसे गंदा फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। सेल्फ एनर्जी मतलब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0.6 gm² होती है, माइनस की। ठीक है, मतलब इसको 3/5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अगला, अगर थिन यूनिफॉर्म शेल है तो उसके बाहर सारा मास सेंटर पर रख लो, इसका मतलब पोटेंशियल माइनस gm/r होगा, और जो g' है वो gm/r² का g' है। अंदर ध्यान रखना, इसकी फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल माइनस gm/r होता है। पोटेंशियल मतलब कहीं पर भी माइनस gm/कैपिटल R, कैपिटल R मतलब इसका खुद का रेडियस होता है। जब भी आपको कैपिटल R लिखा है तो इसका मतलब इसका खुद का रेडियस होगा। ठीक है, और छोटा r लिखा है तो सेंटर से दूरी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? और इसकी सेल्फ एनर्जी, उसकी 0.6 थी तो इसकी 0.5 होती, तो इसकी सेल्फ एनर्जी 0.5 gm²/r होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ठीक है, मैं जैसे ही इसको स्लाइड करूंगा तो कुछ टेक्निकल एरर है तो लिखा हुआ मिट जाता है, तो आपको जो लिखना है वो आप लिखते रहो। बेस्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले खुद अपने हाथों से लिखो, अच्छे याद होते नहीं तो ये फॉर्मूले तो दुनिया भर में दे रखे हैं। चलो भाई, वेरिएशन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, धरती के सरफेस पे gm/r² होता है, जिसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। कई जगह 9.81 लिखा होता है, 9.8 इज फाइन। ठीक है, किसी हाइट h पर g' जो होगा, सारा मास सेंटर पर माना gm/r² होगी, जहाँ पे r सेंटर से दूरी है। छोटे r को r+h लिख सकते हैं, नहीं ये धरती है, आप यहाँ पर हो तो सेंटर से r दूरी है, सेंटर से अगर r दूरी है तो ये इसका रेडियस है, तो r+h हो जाएगी। नहीं समझ रहे? अरे भाई सिंपल सी बात है, लो जी समझा देते हैं। मान लो कि ये धरती है, ये इसका रेडियस है, और ये हाइट है, तो इसका जो सेंटर से दूरी है वो ये r है, तो इस r को r+h आप लिख सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हो, आर कॉमन ले लो तो 1 + h/r आ जाएगा, आर का स्क्वायर GM/r² आ गया, 1 + h/r आ गया। अब इस GM/r² को सरफेस पर छोटा जी से दिखाते हैं, जो इसकी वैल्यू 9.8 होती है, नीचे 1 + h/r का स्क्वायर, इसको 1 + h/r की पावर -2 लिख दो आप। अच्छा, अगर h r से बहुत छोटा है तो यहाँ पे बाइनोमियल लग जाएगी, -2 यहाँ आ जाएगा। अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर बाइनोमियल लगानी कहाँ तक है। भाई देखो, लोग कहते हैं 1%, 2%, मैं तो कह रहा हूँ 10% तक भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बात बताओ, जैसे 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 1.21 होता है। अगर मैं बाइनोमियल भी लगा दूँ 1 + 0.1 का स्क्वायर और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 + 0.2 मतलब 1.2 हो जाएगा। तो यार इतना कोई फ़र्क थोड़े है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हो। तो 10% तक भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 3, 4, 5% हो तो बहुत अच्छा, लेकिन 10% तक भी, अगर मान लो आपका 10% से कोई आंसर आता है, उसके आसपास कोई आंसर नहीं है, तो आप लगा दो, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर आंसर कोई 2 बहुत क्लोज है तो थोड़ी दिक्कत है, तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कम हाइट पे मैं बोलूँगा कि 10% तक, मतलब 6400 किलोमीटर, मतलब 600 या 500 किलोमीटर तक तो बिना टेंशन के लगा सकते हो आप इसको, आंसर आपके ठीक आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, किसी डेप्थ d पर सेंटर से डिस्टेंस r हो गया, टोटल r -d हो गया, तो हमारे पास GM/r³ होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक r² ले लो, एक r बच गया, इस छोटे r को सेंटर से दूरी उसको r -d लिख दो, तो ये r -d/r हो गया। ये GM/r को छोटा g होता है और ये बच गया 1 - d/r। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छा, अगर धरती की रोटेशन है तो धरती के रोटेशन के कारण जो फॉर्मूला होता है वो होता है G' G - ω² cos² थीटा होता है, जहाँ पे थीटा ये इक्वेटर से एंगल होता है, इसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं। जैसे इक्वेटर खुद 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जो लेटी लाइन होती है ना, ये लेटिट्यूड्स है ना, ऐसे ही पोल जो होता है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ठीक है बच्चों, सही है, और आप ढूंढ लेना कि आप कौन से लैटिट्यूड पे हो। ठीक है बच्चों, हो गया। इस ω² की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो धरती की, वैसे 0.03 होती है, मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर रखी है। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, यही थीटा 0 हो जाएगा, G - ω² आएगी, मतलब 9.8 - 0.03। अगर आप पोल्स पे जाते हो तो थीटा 90 हो जाएगा, तो ये आपके पास जी आ जाएगा। ठीक है, एक बारी क्या हुआ कि एक अच्छी कहानी है, एक बारी एक बच्चा था, ठीक है, तो वो बच्चा मेरे पास आया, किसी स्कूल में पढ़ता था, कहता सर कि एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा बता भाई क्या सवाल है। तो कह रहा कि सर कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने पूछा है, स्पोर्ट्स टीचर ने फिजिक्स का सवाल, कि एक आदमी पेड़ के नहीं, एक कह रहा है कि हाँ, एक स्पोर्ट्स टीचर ने पूछा है कि एक बियर है और बियर के ऊपर पेड़ से कुछ गिरा, और जब वो गिरा तो उस गिरने वाली चीज़ की एक्सेलरेशन 9.8 थी, तो बियर का कलर क्या है। तो भाई मैं पागल हो गया, मैंने कहा ये कैसा क्वेश्चन है। फिर मैंने पूछा किसने पूछा, उसने बोला हमारे पीटीआई ने पूछा। मैंने कहा उसको 4-5 गालियाँ सुनाई, मैंने कहा भग जाए यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, क्योंकि यार पीटीआई कहाँ से फिजिक्स का सवाल पूछेगा। लेकिन फिर अगले दिन उसने मेरी पीटीआई से बात कराई और पीटीआई ने बताया सर कि मैं भी स्पोर्ट्स शौक से करता हूँ, मैं भी खुद MSc फिजिक्स हूँ और ये सवाल बिल्कुल सही। मैंने कहा कैसे। कह रहे सर देखो, अगर वो एप्पल एग्जैक्टली 9.8 से गिरा तो धरती पर एक ही जगह है जहाँ पे एग्जैक्ट 9.8 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन आती है, वो कहाँ है, पोल्स पे। तो इसका मतलब पोलर बियर है, और पोलर बियर है तो इसका मतलब उसका रंग वाइट होगा, नॉर्मल काला भालू वहाँ पे नहीं रह सकता। तो बिल्कुल सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने याद करने के लिए एक पेड़ बना रखा है कि पेड़ से कुछ गिर गया। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये कहानी। ठीक है, अगली चीज़ सैटेलाइट मोशन, स्पीड GM/r होती है। ये डिराइव करने के लिए कुछ नहीं होता, आप सिंपल फोर्स को mv² कर देना। ω/v होता है, तो इसको r से डिवाइड कर दो, तो ये r अंदर आके नीचे r³ हो जाएगा। टाइम पीरियड 2π/ω होता है, तो 2π नीचे ω से डिवाइड करो, r³/gm हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी -gm/r होती है, जहाँ पे m उस अर्थ का मास है, m छोटा m सैटेलाइट का मास है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी, v की वैल्यू स्क्वायर यहाँ कर देना, gm/r आ जाएगा, तो ये gm/2r आ जाएगा। टोटल एनर्जी इन दोनों का सम कर लो तो -gm/2r आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप देखो तो काइनेटिक टोटल एक दूसरे के उल्टी होती है और पोटेंशियल इन दोनों का डबल होती है, मॉडुलस वाइज। ठीक है, प्लस माइनस देख लेना। बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है। एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जिससे कोई चीज़ इन्फिनिटी पे चले जाए। तो अगर वो इन्फिनिटी तक चलेगा मतलब इन्फिनिटी पे जाके उसकी पोटेंशियल 0 होगी, और इन्फिनिटी तक जाना मतलब वहाँ काइनेटिक 0, मतलब उसकी इन्फिनिटी पे जाकर टोटल एनर्जी 0 होती है। तो अगर यहाँ एनर्जी 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड होती है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक मैकेनिकल फोर्स है। तो टोटल एनर्जी 0 करनी है, तो जिसकी एनर्जी -10 है उसको +10 दे दो, मतलब जो भी आपकी टोटल एनर्जी उसका उल्टा कर दो। तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी -gm/2r है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी +gm/2r हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी जो होगी आपके पास, ठीक है, देखो यार हो सकता है ये कलर ना थोड़ा कम दिख रहा हो कैमरे पे, अगर ऐसा हो तो बता देना, फिलहाल तो जो हो चुका वो हो चुका। एस्केप वेलोसिटी मिनिमम स्पीड होती है जिससे कोई चीज़ एस्केप कर जाए। अगर कोई चीज़ r हाइट r डिस्टेंस पर है सेंटर से,
तो उसकी एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की रूट 2 टाइम्स होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, रूट जी एम बार, इसकी रूट 2 टाइम्स, तो 2 अंदर घुसेड़ दो, 2 जी एम बार आ गया। धरती के सरफेस पे ये 2 जी एम बाय बड़ा आर होगा क्योंकि हम बिल्कुल सरफेस पे आ जाएंगे और ये वैल्यू लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो भाई नीचे कमेंट्स में लिखो कि मज़ा आ रहा है और लिखो भाई कि सर इतने सारे फॉर्मूले खटाखट सीख रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं और हमको फॉर्मूले आते हैं। और अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो भाई आपने सीरियसली पढ़ाई करी, और नहीं आते तो सीखो, क्या दिक्कत है। आगे चलें, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर हम एक सरफेस पे, एक स्फेयर पे, एक थीटा एंगल पे जाके एक कोन सा काट लें, तो ये जो एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल कैप, ये जो टोपी सी बनती है ना स्फेयर की, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होता है। रट लो, तो बहुत सिंपल है। देखो थीटा 0 कर लोगे तो एरिया 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 हो गया। अगर आप थीटा को बढ़ाकर 90 कर लो तो आधा स्फेयर हो जाएगा, तो कॉस 90 0 होता है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर इसको बढ़ा के पूरा नीचे तक ले आओ तो ये पूरा स्फेयर हो जाएगा। पूरा स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो कॉस 180 माइनस 1 होगा, और कॉस 180 माइनस 1 हुआ तो ये 1 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्ट। ये कोई सैटेलाइट है, मैंने अपनी तरफ से बना ली, लग रही है नहीं लग रही, यहाँ से यहाँ रेज निकली, तो वो इसके बाद तो रे, यहाँ तो रे आएंगी नहीं इसकी, तो यहाँ तक रे आएंगी, तो यहाँ पर एक स्फेरिकल कैप बन जाएगी थीटा एंगल की। तो ये जो एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं बेस है आर और हाइपोटेन्यूज आर प्लस एच। ठीक है, तो इतना हो गया, तो ये अपने पास हो गया। तो ये वो एरिया आ जाता है जिसमें सैटेलाइट एक समय पे ब्रॉडकास्ट कर सकती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे कोड से हटा दिया गया है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो सिंपल है यार, ये एक ऐसी सैटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड धरती के टाइम पीरियड के बराबर होता है, लेकिन 2-3 कंडीशन और होती हैं। 2-3 कंडीशन और ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लो कि अगर धरती है सपोज, तो धरती का घूमने का सेंस और इसका घूमने का सेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि धरती ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, तो ये भी ऐसे घूमेगी। ठीक है, सही है, तो सेंस सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, और इक्वेटर पे चलती, क्योंकि अगर कहीं और चलेगी तो वो ऊपर नीचे होती रहेगी, एक पॉइंट के ऊपर नहीं रह सकती। तो ऐसा हटा दिया गया है, तो आप उसकी टेंशन ना लो, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए उस पर से, है ना। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो जी, बहुत मज़ा आ रहा है। स्पीड वर्सेस पाथ, अगर किसी हाइट से आपने ऐसे फेंका, अगर आप ऑर्बिटल से फेंकोगे तो स्फेरिकल चलेगा, ऑर्बिटल से कम तो एलिप्टिकल चलेगा, ऑर्बिटल से ज़्यादा तो भी एलिप्टिकल चलेगा, लेकिन एस्केप से कम होनी चाहिए। एग्जैक्टली एस्केप पे पैराबोलिक निकल जाएगा और एस्केप से ज़्यादा पे हाइपरबोलिक निकल जाता है। लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखना, अगर आप इसको सीधे फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, चाहे नीचे फेंको चाहे ऊपर फेंको। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज़ को याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, और मज़ा आ रहा है कि नहीं, नए नए फॉर्मूले सीखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। और अगर आपको आता है तो आपको तो खुश होना चाहिए। नीचे कमेंट में लिखना कि सर हमको सारे फॉर्मूले आते थे, हमने सीरियसली पढ़ाई करी, और जिसने नहीं करी अब कर लो भाई, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। कई लोग 60 साल पे भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई लोग आखिरी में भी रैंक फोड़ देते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, टेंशन नहीं लेनी। अगर एक थिन टनल बना लिया जाए, ठीक है, फिर बताने बच्चों ये कलर अगर सही नहीं दिख रहा हो तो बता देना, वैसे मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो बता देना। अगर एक टनल खोद दो और इसमें एक पार्टिकल को ऑसिलेट कर दो तो वो एसएचएम करता है। ठीक है, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड इररेस्पेक्टिव ऑफ टनल कहाँ है, यहाँ है, इक्वेटर पे है, कहीं भी, टाइम पीरियड 2 पाई r³ होता है। ठीक है बच्चों, r धरती का रेडियस है। वैसे इसको, इस टाइम पीरियड को आप 2 पाई r/g भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि gm/r² छोटा g हो जाता है। जैसे 2 पाई √L/g होता है ना एक पेंडुलम का, वैसे 2 पाई r/g हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। और ये वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू लगभग 84.6 मिनट्स आती है। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान से देखो कि एक सैटेलाइट धरती के बहुत पास है, ठीक है, अगर एक सैटेलाइट धरती के बहुत पास है, आप सोचो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहाँ था भाई, ये टाइम पीरियड था। तो अगर एक सैटेलाइट धरती के बहुत पास है तो इसका मतलब उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, धरती का रेडियस, बिल्कुल धरती के पास है। तो अगर आप देखो तो दोनों आपस में सेम है, नहीं है सेम, ये भी 2 पाई r³ है, नहीं है, मिटता कैसे, चलो जैसे मिट तो क्या ही करना। ठीक, तो एक सैटेलाइट जो धरती के बहुत पास है और एक सैटेलाइट और एक टनल में पार्टिकल है, तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम रहता है। ठीक है बच्चों, 2 पाई r³ मतलब 84.6 मिनट्स। चलो जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नीचे कमेंट्स में लिखना सर कितने फॉर्मूले पता थे आपको। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। चलो जी, खूब बढ़िया फॉर्मूले सीखने को मिल रहे हैं, मज़ा आएगा ना। देखो बच्चों, वैसे तो ग्रेविटेशन में अथाह फॉर्मूले हो सकते हैं किसी भी चैप्टर में, लेकिन हमको सारी कवरेज नहीं करनी। हमको इतना करना है कि हमारा मतलब 95% 99% क्वेश्चन हिट हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूले, इनसे बहुत सारी चीज़ हिट हो जाती है। अगली चीज़, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, केप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है बच्चों? पहला लॉ ये कहता है, इसको बोलते हैं
इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स एंड इट स्टेट्स दैट प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन एट फोकस। मतलब प्लैनेट जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट पे ना मूव करके एलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं, जिसमें दो फोकस होता है एलिप्स में, तो एक फोकस पे सन होता है और ये प्लैनेट्स आसपास चलते रहते हैं। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज, इट स्टेट्स दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक प्लैनेट चल रहा है तो उसने ये एरिया बनाया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t, तो a/t या dA/dt एरियल वेलोसिटी होता है और ये कांस्टेंट होता है। इट्स बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक्चुअली ये जो एरियल वेलोसिटी आती है ये मैं प्रूव नहीं करूंगा, ये L/2m आती है जहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम है और L कांस्टेंट रहता है, तो L कांस्टेंट रहने के कारण एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। L क्यों कांस्टेंट रहता है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आगे बताएंगे। थर्ड लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ पीरियड्स होता है, ये बताता है कि t² AQ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों। जहाँ A सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस आप समझते हैं, जैसे कि मान लो ये आपके पास है एक एलिप्स है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लो ये आपके पास एक एलिप्स है, एक सेकंड इस इरेजर को थोड़ा इरेजर स्ट्रोक इरेजर रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी तो आप ऐसे समझना कि ये एक एलिप्स है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सेमी मेजर एक्सिस होता है, ये मेजर एक्सिस होता है, तो इसको हम 2A बोलते हैं, ये भी A ये भी A, तो सेमी मेजर एक्सिस A है। ऐसे ही माइनर एक्सिस 2 भी होता है, सेमी माइनर एक्सिस B होगा, तो t² AQ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। A आपके पास बड़े एक्सिस का आधा है, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है बच्चों। चलो जी, हमको बहुत मजा आ रहा है, हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े बच्चों, समझते रहना ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है बच्चों, ये 2A सेमी मेजर एक्सिस है। देखो भाई, मान लो ये सूरज है या धरती है, तो ये सूरज है तो धरती चक्कर काट रही है, धरती है तो चांद चक्कर काट रहा है, या कोई भी सैटेलाइट काट रही है, तो वो सबसे नज़दीक होता है जो सबसे दूर होता है, ठीक है। 2 पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि केवल ये 2 पॉइंट होते हैं जब आपके पास जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले वाला, सबसे नज़दीक वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पेरिजी। अगर धरती के केस में, अगर सन के केस में, तो सन को जैसे G धरती के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही सूरज के लिए हीलियन यूज़ करते हैं, उसको पेरीहीलियन बोलेंगे, ऐसे कुछ वर्ड होगा। जब सबसे दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपोजी या अपिहेलियन, ठीक है। अपोजी धरती केस में, जैसे मान लो चांद यहाँ पे है तो पेरिजी है और चांद यहाँ पे है तो अपोजी है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, जैसे पंजाबी लोगों में क्या होता है, जैसे कि कोई मिलता है तो बोलते हैं पेरीपोना जी, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि आप एक पार्क में घूम रहे हो और यहाँ पे कोई बूढ़े से अंकल बैठे हैं, ठीक है। अब सोचो जब आप यहाँ गए तो आप इतने पास हो, आप उनके पास गए और आपने बोला जी अंकल पेरीपोना जी, ठीक है, तो पेरी जी मतलब पेरीपोना जी। जब आप बहुत दूर हो गए, अंकल दिख गए, तो आप इतना दूर हो कि पेरीपोना जी तो कर नहीं सकते, तो आप बोल रहे हो अपोलॉजी अंकल, अभी आता हूँ फिर पेरीपोना जी करूँगा, तो ये पेरीपोना जी की जगह या अपोलॉजी की जगह, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको याद रहेगा, ठीक है, पेरी जी अपोजी, है ना। अब देखो बच्चों, वैसे फॉर्मूला T = 2πr³ होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात, जहाँ जहाँ R आता है वहाँ पे A लगा दो, यहाँ पे 2πAQ/gm होगा। वैसे बच्चों टोटल एनर्जी जो होती है, वैसे बच्चों जो टोटल एनर्जी होती है वो -gmm/2r होती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर टोटल एनर्जी -gm/2a होगी। यहाँ पे A ये आपके पास मेजर एक्सिस है, ठीक है, और इसको R1 + R2 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपके बहुत प्राण बचा लेता है, ठीक है। कैसे अभी हम देखेंगे, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं भाई साहब, बाइनरी स्टार सिस्टम। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, कई लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। है क्या बच्चों, जैसे मान लो 2 स्टार हैं, एक M1 एक M2, ये अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास चक्कर लगाते हैं। मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1 है। जो सेंटर मास होता है भारी के पास होता है, मतलब यहाँ पे M1 M2 से भारी। अब सेंटर मास के फ्रेम से देखें, सेंटर मास वहीं रहेगा, तो आप ऐसा समझना कि अगर सेंटर मास वहीं है तो आप ऐसा समझना कि सेंटर मास को वहीं रखने के लिए जब M1 यहाँ आएगा तो M2 यहाँ आ जाएगा। तो आप ये समझना कि ये, क्योंकि सेंटर मास तो वहीं रहेगा, तो ये जब 90 डिग्री चलता है तो ये भी 90 डिग्री चलता है, मतलब ये दोनों बराबर एंगल ही चलेंगे। अगर एक का एंगल कम या ज़्यादा हो गया, तो जैसे मान लो ये अगर यहीं तक आया तो सेंटर मास तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे होगा, वो अपनी जगह से बिदक जाएगा, ठीक है। तो ताकि सेंटर मास अपनी जगह रहे, इसलिए दोनों का एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम सेम रहता है, दोनों बराबर टाइम में बराबर एंगल कवर करते हैं, इसलिए दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, ठीक है बच्चों। ये सेंटर ऑफ मास की चीज़ है बच्चों, कि ये सेंटर ऑफ मास की चीज़ है। क्या चीज़ सेंटर ऑफ मास की, क्लियर ऑल कर देते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास की चीज़ है कि
जो R1 है वो M2R बाय M1 प्लस M2 होता है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। वैसे ही R2 M1R बाय M1 प्लस M2 होता है, R1 में M2 आता है, R2 में M1 आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ आप कर सकते हो। वैसे ओमेगा GM बाय R क्यूब था, लेकिन इसमें M की जगह M1 प्लस M2 आ जाएगा, और आपको ओमेगा पता चल गया जो कि दोनों का सेम है, तो पहले की वेलोसिटी क्या होगी R1 ओमेगा, दूसरे की वेलोसिटी R2 ओमेगा। लो जी खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में म्यू आर स्क्वायर होता है, इस सेंटर मास के अबाउट होता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ पे R इनके बीच की दूरी है, मतलब R1 प्लस R2 हो जाएगा, R ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल R1 प्लस R2, और म्यू रिड्यूस्ड मास कहलाता है, ये भी कई जगह आता है, ये M1 M2 M1 प्लस M2 होगा। और ऐसे ही जो एंगुलर मोमेंटम है वो आई ओमेगा होगा, तो आई आपके पास म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो सीधे सीधे अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप सिस्टम का निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात। और नहीं मिल रही तो इसका मतलब आपने पहले ही अच्छी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्यों नहीं जा रहा? अच्छा चल भाई आगे। इसके अलावा भी ध्यान रखना, कई सारी ऐसी चीज़ आ सकती हैं जिसमें आपको फॉर्मूले ना पता हो, लेकिन रेयर है। अगर हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट का यूज़ करना है, कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में के आता है वहाँ पे जी आएगा। के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको जी से रिप्लेस करना है, और एप्सिलॉन नॉट को 1/4 बाई जी से रिप्लेस करना है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर, जी नीचे। ठीक है, तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और देखें भाई, बस एक आखिरी चीज़, इसके बाद कुछ नहीं है, फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है भाई, कई बार ऐसा सवाल होता है, एक चीज़ को ऊपर उठा दिया धरती से तो वो किस हाइट तक जाएगा, या किसी हाइट पर उसकी स्पीड क्या होगी। सिंपल इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, U प्लस के एट ए इज इक्वल टू U प्लस के एट बी। ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी पता ही है कितनी होती है। जैसे कि मान लो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो जैसे कि इसका ये रेडियस R है और ये जो है डिस्टेंस इतना है, मान लो यहाँ से U से फेंका, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस G/m/r। जैसे ये इस पॉइंट का मास और धरती का मास सेंटर पे मान लो, और बीच का डिस्टेंस R। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² या हाफ mu²। अब जब वो ऊपर जाएगा तो वहाँ पोटेंशियल माइनस Gm/r आएगी। ठीक है बच्चों, R अगर ये डिस्टेंस है, इसको R प्लस एच भी लिख सकते हैं, और अगर वहाँ जाकर रुक गया तो रुक गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वो कितनी रेडियस है, कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों जगह सेम होगा। इन पर्टिकुलर जगह दोनों जगह पे वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस की। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mvr साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे mvr साइन 90 आएगा, यहाँ पे mv2r2 साइन 90 आएगा। तो mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2, मतलब v1r1 v2r2 के बराबर होता है। जहाँ पर r1 क्या है बच्चों, पेरिबोनॉजी, और r2 क्या है बच्चों, अपोलॉजी। ये हो गए हमारे सारे के सारे फॉर्मूले। अब सारे फॉर्मूले हो गए तो अब हम करेंगे सवाल। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखें सवाल आ गया क्या, आ गया सवाल, हा सवाल आ गया। तो अब बच्चों देखते हैं सवाल। तो ये सवाल क्या कह रहा है, देखो 2 stars of mass m and 2m। ठीक है, 2 stars of mass m and 2m। ओहो हाँ भाई, ये इसमें कुछ ऐसी भसोड़ी है कि जैसे ही आप इसको पेज बदलो तो ये मिट जा रहा है, लेकिन चलो हमें क्या करना है। 2 स्टार्स हैं, m और 2m है ना, वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन फ्री स्पेस लिखा है ये। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, ये अभी जस्ट पढ़ा था। तो मैंने कहा था टाइम पीरियड जो होता है वो 2πr3/gm होता है वैसे। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर t है तो d³ आ जाएगा, और यहाँ पर मास की जगह m1 + m2 होता है। आप पीछे पेज घुमा के देख सकते हैं, सिंपल सी बात। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, इसमें एक का मास m है, एक का मास 2m है, तो यहाँ पे 3m आ जाएगा। तो आपके पास आ गया g × 3m, 2πd³/3gm। ठीक है बच्चों, लो जी कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। देखते हैं आंसर ये कि नहीं 2, तो आंसर 2 है, तालियां। ठीक है बच्चों, और आपका सही है तो नीचे लिखना सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए। अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन से पहले ज़रूरी चीज़, एक हमारी AOTS है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, बहुत अच्छी है। इसमें आपको रियल JEE मेन की फील होगी। तो अगर आपको रियलिटी में देखना है कि मैं कितना अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कैसी है, तो आप इसके थ्रू देख सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, और लाइव मेंटरशिप सेशन भी है। ठीक है, आपको अपने मेंटर से लाइव सेशन मिल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप इसको ज़रूर परचेज करें, बहुत अच्छी चीज़ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 4 आइडेंटिकल इक्वल मास, ठीक है, मासेस ये 1 kg है। ठीक है, 4 आइडेंटिकल इक्वल मासेस 1 kg मेड टू मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस। मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा लेट आऊँगा, ये हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है तो इस पे थोड़ा लेट आते हैं। ठीक है बच्चों, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं भी आपको चाहता नहीं स्टार्टिंग में आप डिमोटिवेट हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में वैसे ये 2 भी बाहर आएगा, मतलब ये 2 रूट के बाहर है। ठीक है,
चलो भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है। एक चीज़ का जो वेट है वो नॉर्थ पोल पे 49 है, तो उसका इक्वेटर पे क्या वेट होगा। आपको पता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण इक्वेटर और नॉर्थ पोल पे दोनों पे कम अलग अलग होता है। इक्वेटर पे जी कम होता है तो वेट भी कम होगा, तो 49 से कम होना चाहिए। तो 49 से कम किस्मत की बात है, एक ही आंसर है तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली निकालना चाहो तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। मुझे पता है वेट mg होता है, नहीं होता, तो आपके पास पोल्स पे तो mg ही होगा, है ना, और इक्वेटर पे mg माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, नहीं होगा। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक 49 है, एक आपके पास इक्वेटर का वेट है, m से m कट गया, g 9.8 है, और ये हो जाएगा 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू मैं आपको बचपन से ही बता चुका हूँ। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 0.03 बताई थी आई थिंक, ठीक है, तो 0.03 बताई थी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.03, ठीक है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर तो आ गया बड़े सिंपल से। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे, तो आंसर होना चाहिए 49 से कम 48.83। लेट्स सी आंसर है कि नहीं है, तो आंसर 2 होना चाहिए। 2 है भाई, तालियां बजाओ, और आपका हो गया तो आप भी ताली बजाओ। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन करने का ये तरीका नहीं कि मेरे को आप देख रहे हो, जिंदगी भर से देख रहे हो। क्वेश्चन करने का ये तरीका है कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, सवाल पॉज करो और खुद करो, ठीक है बच्चों, तभी फायदा असली, अदरवाइज सब बेकार है। फॉर्मूले आपने अपने हाथों से लिख लिए तो ही मजा है ना, और आप इसको रटो फॉर्मूले, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं एक मिनट, इसको भी अभी होल्ड करेंगे, एंड में दोबारा करते हैं ना। अभी आसान क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी सिंपल सा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन, व्हाटएवर, ठीक है भाई, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स ए एंड बी आर सेम, दो प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी सेम है और इनके मासेस इक्वल है। रीजन क्या दे रखा है कि m1 r1 m2 r2 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना होता है बच्चों, √2gm/r। अगर इन दोनों का √2gm/r सेम है तो इसका मतलब दोनों का m/r सेम होना चाहिए, मतलब m1/r1 m2/r2 के बराबर होना चाहिए। अब इसने क्या दे रखा है, इस बुर्बक प्राणी ने दे रखा है कि m1 r1 m2 r2 के बराबर होगा। अरे नहीं भाई, m1/r1 m2 r2 के बराबर होगा, इसका मतलब रीजन गलत है, रीजन गलत है, तो आपका आंसर हो गया 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है बच्चों। और मतलब सीरियसली ये क्वेश्चन जो है आपके मीन्स में आया भी हुआ है, ठीक है। चलो जी आगे चलें, तो आंसर इसका है 2 है, बिल्कुल सी तालियां बजाओ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The initial velocity v1 required to project a body vertically upward from the surface of Earth to reach a height 10 r, where r is the radius of the Earth, may be described in terms of escape velocity इतना इतना इतना, the value of x। लो जी, करता है क्या भाई साहब, ये कह रहा है कि हमको एक चीज़ को उछालना है, और उछालना है ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए बच्चों, 10 r हाइट तक। तो ये 10 r हाइट होगी, ये r हो गया, ठीक है। इसको a पॉइंट ले लो, इसको b पॉइंट ले लो, तो करना कुछ नहीं बच्चों, u इनिशियल, k इनिशियल, u फाइनल, k फाइनल। यू इनिशियल हो जाएगा -gmm/r, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस r है। के इनिशियल मान लो ½ m v² है। यू फाइनल -gmm/, कई लोग 10r लिखते हैं लेकिन 10r नहीं 11r होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 10r + r 11r हो गया, और वहाँ जाके रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई आपके पास। आगे बच्चों 0। चलो ये सॉल्व करते हैं, पेन का कलर बदलते हैं, तो पेन का कलर ले लेते हैं वाइट, ठीक है बच्चों। यम कट गए तो मेरा इसके आ गया v²/2 = कितना हो गया बच्चों, gm/r, ठीक है बच्चों। यहाँ से 1 -11 कितना हो गया बच्चों, 10, 10/11 gm/r, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जो स्पीड आ गई आपके पास वो कितनी आ गई बच्चों, √10/11 × 2√gm/r, ये तो हो जाएगा बच्चों। अब 2√gm/r होगी तो यही तो एस्केप वेलोसिटी है, तो ये √10/11 × एस्केप वेलोसिटी होगी। तो बच्चा लोग कितने लोगों से आंसर हो गया, तुम कहोगे आंसर और हो तो गया भाई, x10 है और क्या चाहिए, हो तो गया और क्या चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे हो रहा तो नीचे कमेंट में लिखना, समझ से इतने तो क्वेश्चन हो गया, मज़ा आ गया कतई, ठीक है भाई। चलो भाई ये मिट जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ठीक नहीं करना चाहता, ठीक है। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लिया और आंसर 10 है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट, आंसर क्यों देना भाई, आंसर दुनिया भर में अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो आप इसके सॉल्व करो, और सॉल्यूशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है विद आंसर। अगला एक टनल है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टनल है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस, मतलब यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे खोदी गई, और यहाँ पे टनल है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो टनल है
इस टनल ये टनल फ्रिक्शनलेस है, तो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा? अरे भाई बता रखा है 2π√r/g होता है, कितना बताऊँ, ये 84.6 मिनट होता है, और पूछे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और यही टाइम पीरियड एक बिल्कुल पास में एक सैटेलाइट चल रही है उसका भी होता है, तो दोनों चीज़ सेम। चलो जी आगे चलते हैं, आंसर 4 है, 4 ही तो है, सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज़, एक प्लैनेट एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन, गलत है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी तो कैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है। सर्कुलर में भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन है। अच्छा भाई, एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं, हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट टू सन। देखो बच्चों मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक्चुअली क्या होता है, इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, वो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक होती है हाफ mv², पोटेंशियल होती है -gmm/r। तो बेसिकली हाफ mv² टोटल एनर्जी प्लस gmm/r होती है। अब आप ये समझना, ये टर्म देखिए, सिंपल सी बात है, जितना r कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे मरकरी सैटेलाइट के धरती के सन के बहुत पास है, बहुत तेज चलता है, और यूरेनस नेपट्यून दूर हैं तो धीमे चलता है, तो जो जितना पास उतना तेज चलेगा। ऐसे ऑर्बिट में भी होता है कि जब वो सन के पास आते हैं तो बहुत तेज हो जाते हैं, और जो दूर जाते हैं तो धीमे हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है हैज लीस्ट वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट सन, गलत भाई, मोस्ट वेलोसिटी होनी चाहिए। इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बिल्कुल एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गलत, कांस्टेंट है। टू फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री सच दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, आंसर 4 होगा, ठीक है बच्चों। देखें क्या 4 है, 4 होना ही चाहिए भाई साहब, ठीक है बच्चों। चलो भाई 4 आंसर है, बिल्कुल 4 है भाई। चलो बजाओ ताली, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। चलें भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए एंड सी इज सेम, ठीक है, नहीं, देन OA/AB, तो OA आपके पास ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को D बोल लो, इस डिस्टेंस को R-D बोल लो, ठीक है। तो आपको OA और AB का रेशियो बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल क्या मेरे से होगा, ओ माय गॉड, ठीक है बच्चों, ठीक है। GA और GC बराबर है, A डेप्थ वाला फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, gm/r² का क्या होता है, G1 - d/r, ये तो होता है। और हाइट पे कितना था बच्चों, G/1 + h/r का होल स्क्वायर, दोनों इक्वेट कर दिए। अब ये इक्वेट कर दिए मैंने, तो हम लोग देखते हैं भाई G और G तो कैंसिल हो गया, तो वहाँ से मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 1 - d/r इंटू 1 + h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, h की वैल्यू तो मुझे पता है 3200 है, और r कितना है 6400, तो ये तो हो गया हाफ, नहीं हो गया, अरे भाई h 3200 r 6400, 6400 किलोमीटर, तो ये हाफ हो गया, तो 1 + हाफ क्या होगा 3/2, 3/2 का कितना हो गया, 3/2 का इसको 9/4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि 1 - d/r जो है वो 4/9 है, हो गया बच्चों 4/9। तो यहाँ से d/r कितना आ गया 5/9, इसका मतलब d कितना हो गया 5r/9 हो गया, तो ये तो d हो गया, ये आपके पास AB है। अब AB के बाद OA, तो OA कितना होगा r - d, तो r - d, तो r में से d 5r/9 हटाओगे तो 4r/9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि OA और AB का रेशियो, OA और AB का रेशियो, इन दोनों का रेशियो करोगे तो 4:5 आ जाएगा। OA और AB का रेशियो 4:5 आ गया, तो 4:5 हो गया, तो x कितना, x 4 हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नहीं लो, आपकी इच्छा, वैसे पेज तो बदलता है तो जाता ही है। तो मैं इसको अगले पेज पे जा रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल मैं सही चल रहा हूँ, अटक नहीं रहा, थैंक्स गॉड कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। चलो जी अगला, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉमेट, ये मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बता रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नियरेस्ट पॉइंट पे स्पीड ये है, तो फारदेस्ट पॉइंट पे क्या होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि नियरेस्ट पॉइंट पे स्पीड दे रखी है, ये r1 है, फारदेस्ट पॉइंट पे पूछ रखी है, ये r2 है। तो मुझे पता है v1 r1 एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से v2 r2 होगा। मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूँगा, v1 दे रखा है v2 बताना है, बिल्कुल नहीं करूँगा, देख लेना, और आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। मैं नहीं करूँगा सवाल, आप ही करोगे, हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है
इफ़ वी वांट टू रिमूव ऑल द मास ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी इन ऑर्डर टू ब्रेक अप व्हाटएवर, अगर बिल्कुल सब खत्म करना है तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी? तो मुझे पता, अगर किसी को बिल्कुल खत्म करना है, दूर दूर करना, मतलब उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। दूर करने का मतलब सब कुछ खत्म, मतलब समझ रहे हो, दूर हो गया तो पोटेंशियल जीरो, और दूर पे छोड़ देना है मतलब काइनेटिक जीरो। तो टोटल एनर्जी जीरो करनी है तो बेसिकली आपको बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी का तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव, और टोटल एनर्जी में बताया था सेल्फ एनर्जी होती है, जो कि सॉलिड स्फीयर के केस में कितनी होती है? 0.6 gm²/r बताया तो था भाई, और 0.6 कितना होता है? 3/5 gm²/r। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि x कितना होगा, तो x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लो जी, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर, एकदम आनंद कति जी से आ रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। ठीक है, आंसर 3 आ गया। चलो भाई, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ स्पिन इज इंक्रीज सच दैट द बॉडीज एट द इक्वेटर स्टार्ट फ्लोटिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी अप्रोक्सीमेटली। इक्वेटर की बॉडी फ्लोट ही कर रही है, मतलब वो ऐसे नीचे नहीं गिर रही एक तरह से बेसिकली। तो फ्लोट करने का मतलब बेसिकली क्या हुआ बच्चों, कि यहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, और ग्रेविटी क्या होती है बच्चों? g-ω²r। ठीक है बच्चों, तो g-ω²r कितना हो गया? 0, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस केस में धरती का टाइम पीरियड क्या होगा? तो ω/g/r आ गया, याद है कुछ क्या है? अरे ω/g/r आ गया, नहीं याद? चल, टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/ω, तो 2π√r/g आ गया। याद है टाइम पीरियड कौन सा है? अरे ये वो सैटेलाइट का टाइम है या टनल का टाइम है? नहीं है। 2πr/g कितना होता है? 84.6 मिनट्स। लो जी, आंसर खट से आ गया। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा, आपने इतना अच्छे से पढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो अपन अमेजिंग बच्चों को अमेजिंग टीचर है तो मज़ा आएगा ही। चलो जी अगला, तो आंसर 4, हाँ 4 ही तो था। ठीक है, अगला, एंगुलर मोमेंटम इज हेल्ड एरियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, ये भी सवाल कभी आया हुआ है, तो सिंपल L/2 हम बता रखा, सीधे छाप दो और क्या करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, मैं देखूं भाई कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आपने बेसिकली क्या किया कि अर्थ से मार्स ले गए। तो ये अर्थ है और मार्स शायद थोड़ा छोटा होता बड़ा होता मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप अर्थ से मार्स ले गए, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस केस में उसका जो वेट होगा वो कैसे परिवर्तित होगा। तो देखो भाई, अर्थ पे वेट ज़्यादा होता है, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, मार्स पे कम है। तो यहाँ पर वेट शुरू में 1000 होगा, बाद में 400 होगा। ये बात सत्य है, मैं मानता हूँ। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं दोनों की पुल इक्वेट हो जाएगी, तो बीच में इसका वेट 0 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि बीच में कहीं ना कहीं पुल 0 होना चाहिए, तो एक ही जगह पुल 0 हो रहा है, सी। तो आंसर हो गया सी, मतलब 1। लो जी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। ठीक है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है जी। आगे चलें, आगे चलते हैं। आंसर ये हो गया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है a satellite is launched in circular orbit of radius r around the earth while a second satellite is इतना the percentage difference in the time period। टाइम पीरियड का परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा? देखो बच्चों, मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, मेरी पिछली करंट वाली वीडियो में भी तो हमेशा बता रहा हूँ, अगर कभी भी y x⁴n की प्रोपोर्शनल है तो y का परसेंटेज चेंज n के परसेंटेज चेंज के, है ना, n के परसेंटेज चेंज के, है ना, n टाइम्स होगा। अगर चेंज छोटा है तो 1, 2, 2, 4, 5% के लिए आप लगा सकते हो। जैसे मान लो y x⁻³ के प्रोपोर्शनल है तो 3 गुना परसेंटेज चेंज होगा। अब मुझे पता है कि t² r³ के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? मतलब t r⁵3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो भी t का परसेंटेज चेंज होगा, है ना, वो 3/2 टाइम्स r के परसेंटेज चेंज होगा। अब r जो है वो r का 1.02 r हो गया, मतलब 1 का 1.02 हुआ, मतलब 100 का 102 हो गया, मतलब 2% चेंज है। मतलब r का परसेंटेज चेंज कितना है बच्चों? 2%। तो अगर ये 2% है तो इसका मतलब जो टाइम है उसका परसेंटेज है 3%। लो जी, काम खत्म। इतना आसान सवाल भी होता है कि सर? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? अगर आपको पता है तो चीज़ें आसान होती ही हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आंसर देखना, 3 सही है। अरे भाई कहाँ गया? हाँ ठीक है भाई, आगे चलें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। ठीक है बच्चों, और बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या हो बच्चों कि इनका टाइम पीरियड, अरे बता रखा दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है, तो सेंटर मास डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन है? फालतू क्वेश्चन है। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ पॉज करके किया करो, मैं तो बताऊंगा यार, आपको हमेशा मास्टरों ने बताया, लेकिन आपको पॉज करके सवाल खुद करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 50 किलो का मास है एट द इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ये सेंटर ऑफ लिखा है, ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ मास 100 kg and radius 50 मीटर। if the gravitational potential 25 मीटर from the center is v kg per meter, है ना, then the value of v is, actually ये सारे g आएंगे, ये कुछ एरर है। चलो भाई मैं बताऊँ क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक 100 kg का शेल है और यहाँ पे एक 50 kg का मास इसके सेंटर पर रखा हुआ है। इसका जो रेडियस है 50 मीटर है। कह रहा है यहाँ के सेंटर से 25 मीटर दूर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ पोटेंशियल दो होंगे, एक ये जो 50 kg वाला मास उसके कारण, एक शेल के कारण। तो इसके कारण पोटेंशियल होगा -gm 50 हो गया डिवाइड बाय r। अब इससे दूरी कितनी है बच्चों 25। और बड़े वाले शेल के कारण बताया था कि अगर कोई स्फेरिकल शेल है, थिन शेल है, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल या कहीं पर पोटेंशियल -gm उसको खुद का रेडियस होता है, ये मैंने लिखा रखा। तो इसके कारण होगा -g, इसका खुद का मास 100 है और इसका खुद का रेडियस कितना है 50। तो ये भी -2g टोटल कितना हो गया बच्चों -4g। तो आंसर हो गया आपके पास -4g, आंसर 4 हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है जी सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें भाई 4 आ गया, 4 ही था आंसर, बिल्कुल सही है, 4g है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा एरर है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये हो गया अपने पास। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि आर रेडियस ऑफ अर्थ है, देन रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ r बिलो, इधर हो जाए भाई, नहीं कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि r बिलो और r अबव के रेशियो बताओ। सिंपल सी बात है, r बिलो होता है बच्चों g, चल क्यों रहा मुझे चलेगा, r बिलो होता है g 1 - d/r। तो डेप्थ छोटा r दे रखी है और रेशियो बताना है हाइट पर। तो हाइट पर होता है g डिवाइडेड बाय 1 + h/r का स्क्वायर। तो हाइट भी छोटा r दे रखी है, तो ये हो गया बच्चों। अब ये चीज़ नीचे के नीचे चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 - r/r इंटू 1 + r/r का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको एक्सपेंड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करूँगा बच्चों, सिंपल, इसको सिंपल एक्सपेंड करना a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और जो आंसर दे रखा आ जाएगा, बहुत सिंपली आ जाएगा। यहाँ बड़ा r और r एक ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। ओहो थैंक यू आ गया, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मुझे 2 क्वेश्चन कराने। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, पीछे चलते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, पुराने पाप बाकी हैं, पुराने पाप ये भी नहीं है, पुराने पाप ये भी नहीं है, पुराने पाप कहाँ गए भाई, पुराने पाप ये सब तो हो गया भाई। पुराने पाप ये क्या पुराना पाप है, नहीं पुराना पाप ये भी नहीं है, पुराना पाप ये भी नहीं है, शायद ये भी नहीं है पुराना पाप कहाँ गए भाई, पुराने पाप ये भी नहीं है, पुराने पाप एक ये है और पुराना पाप एक ये है, 2 पुराने पाप हैं। चलो जी, दोनों पुराने पाप 2 होते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बात के लिए रखी। तो अगर आप अब तक सारे क्वेश्चन कर चुके तो आपको सुपर हैप्पी होना चाहिए, सुपर एक्साइटेड होना चाहिए, और नहीं कर चुके तो इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, वो भी फटाफट बिना किसी बकवास के, सीधे टू द पॉइंट। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास, ये 1 kg लिखा है, मेड टू मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ their own mutual gravitational attraction, the speed of each particle will be। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है, ये बड़ा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 4 पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन कारण r सब कुछ r है, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, r एक दे रखा है। तो कह रहा है कि इस केस में इनकी स्पीड क्या होगी। तो देखो भाई, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो ही इनको mv² प्रोवाइड करेगा। अब करें क्या भाई साहब, बताता हूँ। ये जो डिस्टेंस है r√2 होगी, ये r तो r√2 हो गया। अब इस पर देखो फोर्स कितने हैं, इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3। 1 और 2 दोनों फोर्स सेम होंगे और ये होंगे gm² ये दूरी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r√2 का स्क्वायर। किस्मत की बात है m और r 1 है, तो ये हो जाएगा g/2। लो जी, m और r 1 दे करके काफ़ी कैलकुलेशन बचा ली इन्होंने। अब क्या करें भाई साहब, अब ऐसा करते हैं कि ये वाला फोर्स निकालते हो, तो ये r ये भी r। तो अब जो ये F3 है ये आपके पास हो जाएगा gm1 m2
2r का स्क्वायर, ये हो गया g/4 हो गया बच्चों। अब देखो g/2 इधर है, g/2 इधर है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट g/2 √2 आ जाएगा, जैसे f और f का रिजल्टेंट f √2 आ जाता है। अब इस वाले मास पे ध्यान रखना है, इस वाले मास पर जो फोर्स आया g/2 इधर, g/2 इधर, तो g/2 √2 आ गया, मतलब g√2 हो गया। फिर g/2 √2 नहीं, g/2 √2 g√2 नहीं होगा, g/2 √2 होगा, g/2 √2 ही कर देते हैं, प्लस में ये √2 बाहर, नेचुरली आंसर होगा, नहीं तो मैं आंसर करेक्ट के ऊपर आता, ठीक है, प्लस में g/4 ये हो गया आपके पास। अब ये चीज़ आपको mv²/r देगी, और r खुद आपके पास 1 मीटर है, तो कुछ नहीं करना, आप इसमें लिख दो g/√2 प्लस g/4 इज इक्वल टू m और r1 इज इक्वल टू v², तो v इसका रूट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रूट आएगा तो आप इसमें 4 एलसीएम ले लोगे, तो 4 का तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 √2 आ जाएगा, समझ रहे हो भाई, नहीं समझ रहे, 2 √2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 √2 इंटू 2 √2 4 आ जाएगा, तो 4 एलसीएम होकर बाहर आ जाएगा 2, 1 + 2 √2 बच जाएगा, यहाँ का 1, यहाँ का 2 √2, लो जी हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और बचा, तो आपको खूब आनंद आ रहा होगा, खूब सीखने को मिल रहा होगा, एकदम बिल्कुल मस्त एनर्जी से रहनी चाहिए, मस्त सवाल करके जो एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि सर एकदम गजब हो गया, आपने सर गदरा गदरा कर दिया, गर्दा गर्दा कर दिया, गदरा गदरा नहीं, ठीक है। चलो जी, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा बच गया था बच्चों, अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है बच्चों, ये बच गया। चलो जी ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये इस पीपीटी का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, अगर आपसे हो जाए तो आप लिखना एंड में सर मज़ा आ गया। और बच्चों देखो, आपको अगर सीरियसली आनंद आ रहा है तो भाई देखो, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, लाइक किया करिए भाई। देखो आपको सीरियसली लगे कि मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो के लिए बता रहा हूँ, भाई कोई आपके लिए कोई बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, मास्टर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, कुछ भी अच्छी चीज़ लाइक किया करो, क्योंकि दूसरों को पता चलता है कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं और वो और अच्छा काम करते हैं। तो अच्छे अच्छे लाइक्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स, लाइक तो एक ही टाइप का होता है लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक लिखा करिए प्लीज़, है ना, मास्टर को खुशी होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेविटेशनल आर, जो भी ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल एट 3r फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस 3r है, ये r है यहाँ से यहाँ तक। नाउ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, इसका डायमीटर r होगा तो रेडियस r/2 होगा, इज मेड इन द स्फीयर एज शोन, ठीक है, तो जैसा दिखा रखा से बना देगी, एंड द फोर्स बिकम्स F2, मतलब जब ये पूरा था तो फोर्स F1 था, और जब ये काट दिया तो फोर्स F2 है, तो अपने को F1 और F2 का रेशियो बताना है। देखो बच्चों, जब ये पूरा था तो इसका सारा मास सेंटर मान लो, जो फोर्स होगा वो हो जाएगा G, इसका मास मान लो बड़ा M है, उसका मास छोटा M है, और डिवाइड बाय सारा मास यहाँ माना, तो ये R है, ये 2R है, तो डिवाइड बाय कितना होगा 3R का स्क्वायर। तो पहले तो फोर्स आ गया Gmm/9r², ठीक है बच्चों। अब क्या किया हमने, एक कैविटी काट ली बच्चों, कैविटी काट ली, तो बेसिकली करना कुछ नहीं, जो कैविटी का फोर्स है हट जाएगा। अब सोचो आप, ये जो कैविटी था इसका रेडियस r/2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, तो 4/3πr/2 का क्यूब, मतलब 4/3πr³ डिवाइड बाई 8 आना चाहिए, 2 का क्यूब 8 होता है ना, मतलब ये जो कैविटी कटी है इसका मास m/8 होगा, और ये इसका सेंटर है। अब देखो बच्चों, ये टोटल r है, तो इसका मतलब ये r/2 है, तो इसका मतलब कि इसके कारण जो यहाँ फोर्स लगता है, इसको मैं F' बोल लेता हूँ, ये तो F1 है, इसके कारण जो फोर्स था वो होगा G, मास इसका m/8 m2 बाय, ये डिस्टेंस कितना है 2r + r/2, तो 2r + r/2 को हम कुछ भी लिख देते हैं, इसका स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो गया Gmm बाय, नीचे आ गया 8, और ये आ गया आपके पास कितना आ गया बच्चों 5r/2, 5/2r का स्क्वायर, और ये फोर्स मेरे पास आ गया Gmm बाय आई थिंक 50r²। बच्चों मैं अटकू ना, ध्यान देना, मास्टर की इज्जत उड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। 5 का स्क्वायर 25, 8 बटे, बिल्कुल कतई परफेक्ट मामला, ठीक है बच्चों। तब भी कोई गलती हो तो नीचे कमेंट में लिख दिया, कुछ आपने गलती करी, मैं भी सीख लूँगा। अब जो F2 फोर्स होगा वो कुछ नहीं होगा, जो पहला फोर्स था उसमें से जो फोर्स गायब हुआ, ये कैविटी का गायब हो गया, माइनस कर दो, तो ये हो गया आपके पास, तो ये मेरे पास है Gmm बाय 9r², और ये है Gm छोटा m बाय 50r²। तो आप क्या करो, Gmm/r² कॉमन ले लो, और ये बच गया 1/9 - 1/50, और ये हो गया
50 में से 9 गए, 41/450 Gmm/r²। क्या कोई आंसर आ रहा है भाई? अब आपको F1 F2 का रेशियो करना है, तो ये रेशियो करोगे तो 1/50 4150 कुछ ना कुछ आ ही जाना चाहिए बच्चों, नहीं आ जाना चाहिए? तो ये आ जाएगा आपके पास। तो सॉरी, एक ये तो आपको F1/F2 का रेशियो करना है। मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन काम चला लेना, जिनकी टेढ़ी होती है। Gmm/9r², और ये दूसरा हो गया 41 Gmm/450r²। ठीक है बच्चों, तो ये 450 ऊपर आया, 450/950, 50/41 आंसर आ जाना चाहिए। अगर मैं देखूं ध्यान से तो 50/41 एक आंसर है। मुझे तो लगा था कि आज भैया इज्जत गई, ठीक है, तो बच गई किस्मत से। मास्टर आज भी गलत नहीं हुआ, तो आंसर आ गया आपके पास। और मैं एक बार देख लेता आंसर क्या है, तो ये मिट जाएगा नेक्स्ट पेज पे। चलो जी, आंसर इसका 3 है, 350/41। तो भाई हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और कतई हम लोगों ने आनंद ले लिया। और हम चलते हैं थैंक यू वाले पेज पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ थैंक यू आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया, तो खूब सारे भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट दो, और आगे भी हम लोग अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया चैप्टर लाते रहेंगे, जिससे आपको मज़ा आता रहेगा। चलो बच्चों, ओके बच्चों, बाय, गुड डे, और मौज करो।